वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का एक जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत वो प्रश्न होगा आपका कि अवधी भाषा का क्षेत्रीय विस्तार किस प्रकार से है। इस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी आपको बताने का प्रयास करेंगे कि हिंदी साहित्य जो बीए थर्ड ईयर में पढ़ाई जाती है उसमें क्या क्या पढ़ना होता है हमको। तो आज प्रश्न जो है वो है अवधि के क्षेत्रीय रूपों को स्पष्ट करते हुए इसके क्षेत्र विस्तार पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न है, इस पर जो है अच्छी खासी से आप अभी चर्चा करेंगे। साथ ही जो प्रश्न पत्र है वो पेपर 1 है। और दोस्तों हिंदी साहित्य की मैं बात करूँ तो हिंदी साहित्य में बीए थर्ड ईयर में आप पढ़ते हो हिंदी, जो हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में पढ़ते हो आप। और जैसे कि जो फर्स्ट पेपर होता है इसका प्रथम प्रश्न पत्र, उसके अंतर्गत आप जनपदीय भाषा साहित्य पढ़ते हो, जिसके अंतर्गत अवधि काव्य। अगर आपके जनपद की कोई भाषा अलग है तो आप उस काव्य को पढ़ते हैं, ठीक। अगर जहाँ तक है हमारे यहाँ की तो अवधि काव्य ही है। अगर ब्रज भाषा वगैरह की तरफ जाएंगे तो जनपदीय भाषा साहित्य, वहाँ पे ब्रज भाषा काव्य हो सकता है, ठीक। उसके बाद में द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आप पढ़ते हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का विकास द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत। एवं तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आप पढ़ते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी। तो फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आज हम देखेंगे जिसमें अवधी भाषा एवं साहित्य का इतिहास, ये क्या है, ये एक अध्याय है। इसके अंतर्गत अवधी भाषा एवं साहित्य का इतिहास, जनपदीय भाषा साहित्य अवधि काव्य प्रश्न पत्र का नाम है। तो अवधी भाषा क्या है और इसका जो साहित्य का इतिहास है, इससे रिलेटेड ये प्रश्न पूछा जाता है कि अवधी भाषा का क्षेत्रीय विस्तार बताइए या फिर इस पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ध्यान देंगे बीए थर्ड ईयर के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बीए थर्ड ईयर वालों के लिए ही महत्वपूर्ण है, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बात करेंगे कि जो है अवधि के क्षेत्रीय रूप कौन कौन से हैं, क्षेत्र विस्तार इनका किस प्रकार के हैं, किस प्रकार से है। त्रिलोकी नाथ सिंह ने अवधि को कितने क्षेत्रीय भागों में बांटा है, कितने क्षेत्रीय रूप माना है। डॉक्टर ज्ञान शंकर पांडे ने क्या बताया है, ठीक है। और भोलानाथ तिवारी जी ने क्या क्या चीज़ें बताई है, आइए हम चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपके सामने स्लाइड प्रस्तुत है। देखिए, अवधी भाषा एवं साहित्य का इतिहास दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी ये प्रश्न सीधे के सीधे आपसे 10 नंबर के प्रश्न है। और 10 नंबर प्रश्न, अगर ये प्रश्न, और जाहिर सी बात है अगर अवधी भाषा से पूछा जा रहा है प्रश्न, तो अवधी भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है और जो क्षेत्रीय विस्तार है, इससे प्रश्न जो है हमेशा से बनते आ रहे हैं। इस पर प्रश्न बनना अति आवश्यक भी है, इस पर बनेगा प्रश्न 100% समझ लीजिए, ठीक है। देखिए प्रश्न जो है वो है अवधि के क्षेत्रीय रूपों को स्पष्ट करते हुए इसके क्षेत्र विस्तार पर प्रकाश डालिए। आइए बात करते हैं हम उत्तर की। अवधि के क्षेत्रीय रूप में अगर बात की जाए तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने जो है, ये विचारक हैं और जो है हिंदी के माने जाने हैं, ठीक है, विद्वान हैं। तो बाबूराम सक्सेना ने जो है अवधि के 3 क्षेत्रीय रूपों का उल्लेख किया है। पहला है पश्चिमी अवधि, दूसरा है आपका केंद्रीय अवधि और तीसरा है पूर्वी अवधि। उनके अनुसार अगर मैं बात करूं तो जो खीरी है, जो खीरी लखीमपुर एक जिला पड़ता है, खीरी लखीमपुर, ठीक है। सीतापुर है उसी के बगल, उसके बाद में लखनऊ, उन्नाव और फतेहपुर जो है वहाँ की जो अवधि है को पश्चिमी क्षेत्र में रखा जाता है। हम इन्होंने बांटा कि पश्चिमी अवधि और केंद्रीय अवधि और पूर्वी अवधि। तो जो खीरी लखीमपुर है, सीतापुर जिला है, लखनऊ जिला है, उन्नाव जिला और फतेहपुर जिला है, ये जो है अवधि के पश्चिमी अवधि प्रांत में इनको रखा किसने, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी ने। और दूसरा इन्होंने रखा जो है अवधि के केंद्रीय भाग में उन्होंने रखा बहराइच को, बाराबंकी को, रायबरेली को, इन सभी जिलों को किस में रखा है, केंद्रीय अवधि के रूप में रखा है। जबकि मैं बात करूं पूर्वी अवधि की, तो पूर्वी अवधि में जो है इन्होंने रखा है जो है गोंडा को, बस्ती को, फैजाबाद को, यानी जो आज का अयोध्या है, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर तथा मिर्जापुर की अवधि को पूर्वी क्षेत्र में इन्होंने रखा है, किसने, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी ने। आगे बात करते हैं हम, डॉक्टर त्रिलोकीनाथ सिंह ने क्या 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 बताया है क्षेत्रीय रूप को लेकर के अवधि के। तो डॉक्टर त्रिलोकीनाथ सिंह ने बताया कि अवधि के 3 ही क्षेत्रीय रूप इन्होंने भी माने हैं, किंतु इनके द्वारा जो क्षेत्रीय रूप है उन क्षेत्रीय रूपों को दिए गए नाम से कुछ भिन्न है। यानी जो डॉक्टर सक्सेना ने दिया था, बाबूराम सक्सेना ने, उससे कुछ भिन्न है जो त्रिलोकीनाथ सिंह ने दिया है। किस प्रकार से, इन्होंने कहा पूर्वी दक्षिणी,
जो है अवधि प्रांत, उत्तर मध्यवर्ती जो है मैदान, उत्तर मध्यवर्ती अवधि क्षेत्र, और पश्चिमी दक्षिणी अवधि प्रांत। ठीक है, अवधि क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत इनका कौन कौन से जिले आते हैं? तो पूर्वी दक्षिणी के तहत इनका जो है फैजाबाद आता है, और सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है, जौनपुर है, इलाहाबाद है, और मिर्ज़ापुर जिले आते हैं किसमें? पूर्वी दक्षिणी प्रांत में। किसके? तो पूर्वी दक्षिणी अवधि में फैजाबाद यानी अयोध्या, फिर सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर जिले आ जाते हैं। जबकि मैं बात करूं उत्तर मध्यवर्ती अवधि क्षेत्र की, इनके अनुसार, त्रिलोकीनाथ सिंह के अनुसार, तो इसमें बस्ती हो गया, अपना गोंडा है जी, और उसके बाद में बहराइच है, और गोंडा से यहीं से जो है हम निवास, हमारा स्थान है गोंडा। ठीक, तो बस्ती, गोंडा, बहराइच, खीरी और बाराबंकी जिलों को रखा जाता है उत्तर मध्यवर्ती मतलब अवधि प्रांत में। ठीक, और पश्चिमी दक्षिणी में बात करूं तो इसमें सीतापुर है, हरदोई जिला है, लखनऊ है, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा जिला, कानपुर के कुछ क्षेत्र जो है सम्मिलित किए जा सकते हैं इसमें। डॉक्टर त्रिलोकीनाथ सिंह के वर्गीकरण में पूर्वी, पश्चिमी, मध्यवर्ती का स्पष्ट उल्लेख है, और उनका क्षेत्र भी लगभग वही माना गया है जो डॉक्टर सक्सेना ने माना है। दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता है। अब हम बात करते हैं किस में अंतर नहीं पाया था? डॉक्टर त्रिलोकीनाथ सिंह और डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं डॉक्टर ज्ञान शंकर पांडे जी के अकॉर्डिंग, ये अवधि के जो है कितने क्षेत्रीय वो हैं। देखते हैं ज्ञान शंकर पांडे जी के अनुसार, तो अवधि के इन्होंने दो रूप बताए हैं, दो क्षेत्रीय रूप बताए हैं, पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी मानने के पक्ष में है, वे केंद्रीय अवधि का कुछ भाग पूर्वी में शामिल कर देते हैं और कुछ भाग पश्चिमी अवधि में शामिल कर देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से भाग। तो इसी प्रकार से इन्होंने बांटा। अब आगे हम बात करते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने किस प्रकार से अवधि को 6 उपबोलियों में उल्लेख किया है इनका। तो मिर्जापुरी बोली में उल्लेख किया है, दूसरा है बिहारी में, सारण के मुसलमानों के द्वारा ये बोली जाती है बिहार में, और तीसरा बनौधी, पश्चिमी जौनपुर की बोली है बनौधी। उसके बाद में पूर्वी बोली के रूप में, जैसे गोरखपुर वगैरह की बोली है पूर्वी बोली के रूप में रखते हैं, ऐसे गोरखपुर का कोई बंदा जाएगा तो आपको लगेगा बिहारी बोल रहा है वो। ठीक, पांचवा है उत्तरी यानी रीवा की अवधि है, और बैसबाड़ी ये उन्नाव और रायबरेली की अवधि है। ठीक है, तो इस प्रकार से भोलानाथ तिवारी जी ने बताया। अब आगे हम थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं कि किस प्रकार से सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से बताया और किनका कितना तर्क संगत बैठता है। तो डॉक्टर तिवारी के उपर्युक्त वर्गीकरण में अवध के बाहर सुदूर क्षेत्रों में बोली जाने वाली अवधि छोड़ दे तो बचे हुए रूपों का पूर्वी, पश्चिमी और केंद्रीय में अंतर्भाव हो जाएगा। पूर्वी का उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है, बैसवाड़ी को ही पश्चिमी अवधि कहते हैं। पूर्वी पश्चिमी के बीच निश्चित रूप से अवधि का एक और प्रचलित रूप प्रचलित है, जिसे केंद्रीय अवधि नाम देना ही उचित होगा। इस प्रकार अवधि के जितने क्षेत्रीय रूप हैं मित्रों, उन्हें सुविधा की दृष्टि से पूर्वी, पश्चिमी और केंद्रीय में इन 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। बैसवाड़ी को पश्चिमी हिंदी का स्थानापन्न मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मतलब उसको बैसवाड़ी को पश्चिमी हिंदी मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आधुनिक अवधि में उसी का साहित्य सर्वाधिक समृद्ध हुआ है। पूर्वी और केंद्रीय अवधि में व्याकरणिक अंतर भी दिखाए जा सकते हैं। क्रियापदों के अंत में जहाँ बाटे, बाटी आदि का प्रयोग होता है, उसे पूर्वी अवधि समझना चाहिए। जहाँ पे बाटे, बाटी इन सभी का प्रयोग, जैसे कि जैसे वहाँ बाटे हुए या फिर यहाँ बाटे ये। ठीक है, इस प्रकार से जब अवधि में बोला था कि तू कहाँ बाटे हो, इस तरीके से, या फिर आप कहाँ बाटे, ठीक इस प्रकार से बोला जाता है। तो जहाँ बाटे, बाटी आदि शब्द का प्रयोग होता है उसे पूर्वी अवधि समझना चाहिए, और जहाँ है, अहय का प्रयोग होता है उसे केंद्रीय अवधि मानना चाहिए। जैसे जातिहावा, मतलब इस तरीके से, जैसे फैजाबाद के उधर जब आप जाएंगे, अयोध्या के उधर प्रतापगढ़, तो अहय या इस तरीके से कुछ लास्ट में आता है। ठीक, तो उसको केंद्रीय अवधि मानना चाहिए। इस दृष्टि से गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर की बोली केंद्रीय अवधि में आएगी, और फैजाबाद, बस्ती, जौनपुर, मिर्जा की बोली को पूर्वी अवधि में रखा जाएगा। डॉक्टर ज्ञान शंकर पांडे ने अवधि के केवल दो रूप माने हैं वह उचित नहीं है, और इस प्रकार डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो हैं, तिवारी के अनुसार अवधि के 6 रूप जो है मानना भी क्षेत्रीय भेदों को अधिक प्राश्रय देना होगा। सच पूछिए तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का यह मत समीचीन होगा कि अवधि अथवा ब्रजी
नाम की कोई एक बोली नहीं है, बल्कि ये कई बोलियों के सामूहिक नाम के बोधक है। बहुत सारी बोलियां मिला करके, जैसे अब कोस कोस पर पानी बदले, 3 कोस पर वाणी, इस प्रकार से कहावत है। तो वाणी हमेशा बदलती रहती है, तो उसके उन्होंने बताया कि तमाम सारी बोलियों का समूह है। कौन? अवधि। किसने कहा है ये बात? किसने? धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। फिर भी यदि भेद करना ही है तो 3 भेद करना ही सर्वाधिक उपयुक्त होगा। अतः डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी ने जो बताया, जो पहला हमने बताया था, बाबूराम सक्सेना के मतानुसार अवधि के 3 क्षेत्रीय रूप पश्चिमी, केंद्रीय और पूर्वी मानना ही अधिक समीचीन होगा। तो इन्होंने क्या बताया था डॉक्टर सक्सेना जी ने? इन्होंने बताया था कि पश्चिमी अवधि के अंतर्गत हम किसको रखते हैं? पश्चिमी अवधि के अंतर्गत हम खीरी, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर सीकरी, मतलब फतेहपुर को रखते हैं। उसके बाद में जो है आप पूर्वी में क्या केंद्रीय क्षेत्र में रखते हैं? बहराइच, बाराबंकी और रायबरेली को। उसके बाद में आप रखते हैं जो है कौन, ये इनका क्या नाम है, डॉक्टर बाबूराव सक्सेना रखते हैं। अगर मैं बात करूं पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत, तो गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर तथा मिर्जापुर की अवधि को पूर्वी क्षेत्र में रखते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं अवधि का क्षेत्र विस्तार किस प्रकार से है। अवधि का क्षेत्र भोजपुरी के अतिरिक्त अन्य सभी बोलियों की अपेक्षा विस्तृत है, मतलब बड़ा है। यहाँ लगभग 35,000 वर्ग मील क्षेत्र में बोली जाती है। कौन? अवधि भाषा। इसके पश्चिम में बुंदेली और कन्नौजी है तथा पूरब में भोजपुरी का क्षेत्र है। उत्तर में पहाड़ी भाषाएं बोली जाती हैं और दक्षिण में बघेली बोली जाती है, मध्य प्रदेश साइड में। इस विशाल भूभाग में अनेक जनपद हैं, जिसमें कुछ में पूर्णतः और कुछ में आंशिक रूप से अवधि का प्रयोग होता है, मतलब कुछ में पूरी तरीके से अवधि बोली जाती है और कुछ में कुछ अंश अवधि का, कुछ अंश मतलब कुछ लोग अवधि बोलते हैं। ठीक, इसके विस्तार क्षेत्र में खीरी हो गया, लखीमपुर है, खीरी लखीमपुर। ठीक, उसके बाद में सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, कानपुर के पूर्वी किनारों की जो पतली पट्टी है वहाँ पे, इलाहाबाद होगा, सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, केवल अकबरपुर तहसील, गोंडा अपना पूरा है, बलरामपुर, श्रावस्ती है। ठीक, बहराइच, जौनपुर, केराकत तहसील को छोड़कर। ठीक, तो ये सारे के सारे किस प्रकार से हैं? तो केराकत तहसील को छोड़ करके मिर्जापुर के कुछ पश्चिमी भाग तथा बांदा जनपद के कुछ ग्रामीण अंचल आते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुसलमानों तथा बंगाल और असम के कुछ मजदूर वर्गों में भी अवधि का प्रचार है। अवधि भाषियों की संख्या एक अनुमान के अनुसार अगर देखा जाए तो लगभग जो है 2.5 करोड़ के आसपास है जो अवधि बोलते हैं। तो अवधि बोलने वालों की संख्या कितनी है? लगभग 2,500 के आसपास है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि अवधि बोलने वालों की संख्या 2,500 करोड़ के आसपास है। 2.5 करोड़ के आसपास कितने लोग हैं? मतलब 2.5 करोड़ लोग जो है वो अवधि भाषा बोलते हैं, जो कि सुल्तानपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर और फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, ठीक, गोंडा, बलरामपुर, इन सभी में पाए जाते हैं। यहाँ पे लोग अवधि भाषा बोलते हैं। तो दोस्तों ये था थोड़ा एक प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो हमें नहीं लगता कि अगर 13 मिनट में 12 मिनट के अंतर्गत आप एक बहुविकल्पीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा, आपको कुछ ना कुछ इसके एक आध दो अंश तो रट ही जाए याद ही हो जाएंगे। और जब एक आध दो अंश याद हो गए हैं उसके बाद में आप जो है थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए तो आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।